हाय एवरीवन, टेक्निकल रंजे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं B12 NCERT फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स दैट आर क्रिएटेड as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम के स्वरूप बनाई जाती हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ पे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा क्या होती है। मैक्सवेल फाउंड एन inconsistency in the Ampere's law and suggested the existence of an additional current called displacement current to remove this inconsistency। जो वैज्ञानिक मैक्सवेल थे, उन्होंने एम्पियर के जो परिपथ का नियम था उसमें एक विसंगति, मतलब कि एक अनिरंतरता पाई थी और एक अतिरिक्त धारा का सुझाव दिया था, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एम्पियर के परिपथीय लॉ के बारे में। तो हम इससे पहले इसे प्रीवियस चैप्टर जो हमारा चैप्टर 5 था उसमें हम इसे पढ़ चुके हैं एम्पियर के परिपथीय लॉ के बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ हम समझ लेते हैं कि एम्पियर का जो परिपथ का लॉ था वो था क्या। तो एम्पियर का नियम कहता था कि अगर कोई बंद सरफेस है और उस सरफेस के अंदर एक लाइन थ्रू जा रही है, तो ये उस कर्व्ड सरफेस के अंदर जाने वाली जो प्रवाहित हो रही जो करंट्स है उसके इक्वल होता था। तो इसमें मैक्सवेल ने क्या गलती पाई थी कि जो लाइन थी उसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो धारा थी उसका सुझाव दिया था, जिसे विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज गिवन बाय ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय डिफरेंशिएशन T। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे इसे हम यूज़ करते हैं, इसका ये फॉर्मूला है। आगे हम देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के जो गमन की दिशा होती है उसके लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे अगर कोई बैटरी है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है क्षैतिज जो है और मैग्नेटिक फील्ड ऊर्ध्वाधर है, तो ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है कि के तरंग के जो गमन की दिशा होती है उसे हम के से डिनोट कर रहे हैं, और तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, इसका इक्वेशन संबंध क्या बनता है। तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है, के यहाँ पे तरंग के गमन की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन ये जो फॉर्मूला है वो हमें बताता है।
आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सारणी की तरह बनाया है जिसमें वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी जो वेवलेंथ है, उसका प्रसार रेंज कहाँ तक होती है, उसका उत्पादन, वो उत्पन्न कैसे होते हैं और उसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम रेडियो वेव्स के बारे में देखते हैं। तो इसका जो प्रसार होता है वो 0.1 मीटर से कम होता है इसका प्रसार। और इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो एरियल में इलेक्ट्रॉनों के त्वरण और मंदन के कारण, यानी रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिक्यूरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स के कारण इसका प्रोडक्शन होता है। और ये रिसीवर एरियल्स जो होते हैं, अभिग्राहक के जो एरियल्स होते हैं, उसमें इसे यूज़ किया जाता है। दूसरा है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स। इनकी रेंज जो होती है वेवलेंथ की, वो 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। और ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, तो किलेस्ट्रॉन वैल्यू और मैग्नेट्रॉन वैल्यू वाल्व से ये उत्पन्न होते हैं। और इसका यूज़ क्या है, तो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स होते हैं। तीसरा है अवरक्त तरंगे, जो 1 मिलीमीटर से लेके 700 नैनोमीटर इनकी तरंग दैर्ध्य, इनका वेवलेंथ, इनका रेंज होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, वो 10⁻⁹ मीटर, ये होता है 1 नैनोमीटर बराबर। तो इसकी रेंज होती है। और ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो परमाणुओं एवं अणुओं के कंपन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। और इसका यूज़ थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, अवरक्त फोटोग्राफिक फिल्म्स, जो इंफ्रारेड फोटोग्राफिक्स फिल्म्स होती हैं, उसमें होता है। आगे हमारा प्रकाश तरंगे, तो इनकी रेंज कितनी होती है, 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक इलेक्ट्रॉन। और ये उत्पन्न कैसे होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन atoms emit light when they move from one energy level to a lower energy level, तब लाइट वेव्स का उत्पन्न होता है। इसका यूज़ हमारी आँखें, प्रकाश तरंगों का यूज़ करके ही हमारी आँखें हमारे आसपास की और हमारे सामने जितनी भी वस्तुएं होती हैं उस चीज़ का अनुभव कराती हैं। किसके कारण, प्रकाश तरंगों के कारण, लाइट वेव्स के कारण। फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा अल्ट्रावायलेट वेव्स, पराबैंगनी प्रकाश तरंगे। इसकी तरंग दैर्ध्य रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। और ये परमाणु के आंतरिक शेल, इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, परमाणु के जो आंतरिक शेल होते हैं उसमें उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के आने के दौरान इन वेव्स का प्रोडक्शन होता है, उत्पन्न किए जाते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है, तो फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म्स में होता है। और हमारा है एक्स किरणें, एक्स वेव्स। इसकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर तक। और ये एक्स किरण नालिका और आंतरिक शैलों के इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं। और इनका यूज़ आयनीकरण प्रकोष्ठ यानी आयनीजाइजेशन चैम्बर्स में, फोटोग्राफिक फिल्म्स में और गीगर ट्यूब में होता है। और गामा किरणें जो हैं, इनकी रेंज जो होती है वो 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। और इनका उत्पादन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस के कारण होता है। नाभिकों का जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है उसके कारण गामा किरणें बनती हैं। और इसका यूज़ होता है आयनोजाइजेशन चैम्बर, आयनीकरण प्रकोष्ठ में, गीगर ट्यूब में, फोटोग्राफिक फिल्म में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। और ये सारी ही वेव्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज़, इनकी रेंज। और कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न दिया जाता है जैसे कि इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं, विच काइंड ऑफ ये वेव्स हैं। तो वो आपको बताना होता है कि ये वैद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये जो सारणी है इसे आपको याद करना ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस चैप्टर में इतना ही जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे। तो आइए
अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड 2019 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हूँ, उस वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होता है तब तक के लिए नीचे जो 5 स्टार दिया गया, इसी तरह से आप लोग भी 5 स्टार दे देना, ठीक है। 5 स्टार देने के बाद यह ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपको जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप लोग को BSCB 12th जो लिखा हुआ है इस पर सिंपल आप एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद साइंस स्ट्रीम 2021 पे क्लिक कीजिए। फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए बताया गया है सेंटर पिक्स आपका यहाँ पे है और यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शंस हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूजनल, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूजनल, और मैकेनिकल यानी यांत्रिक। तो इसका सही जवाब है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे है कि गामा रेस आर सिमिलियर टू, गामा किरणें किनकी तरह होती हैं। तो ये एक्स किरणों की तरह होती हैं गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑप्शंस हैं लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगों के समान प्रकाश तरंगे, एक्स रेज, साउंड वेव्स, इंफ्रारेड रेज। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन साउंड वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं। इसका एक और रीज़न ये भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहाँ ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ होती हैं इनकी प्रकृति, वहीं साउंड वेव्स ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूजनल होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो ही नहीं सकता, और बाकी के जो 3 हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो आज के हमारे इस चैप्टर में इतना ही। और अगर आप इससे पहले के चैप्टर जो हम पिछले पढ़ चुके हैं वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।